आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार। ये है आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। जब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, तब इसके खतरे के बीच सभी देश ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि कोविड वैक्सीन कितनी कारगर है और क्या वैक्सीन की 2 डोज के बाद तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत है। इस खबरों के बीच लैंसेट जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश्ड हुई थी, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज लगने के 3 महीने बाद इससे मिलने वाली जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वो घट जाती है। इससे पहले भी कई बार आपने सुना ही होगा कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 6 महीने बाद कम हो जाती है तो 8 महीने बाद कम हो जाती है। लेकिन आपने इस बीच कई बार ये भी सुना होगा हमारे एक्सपर्ट से कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन कारगर है। ये वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाते, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गंभीर रूप से होने से बचाते हैं। लेकिन वैक्सीन जो है 100% कारगर नहीं होते, खास तौर पर इस तेजी से बढ़ती महामारी के दौर में। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण होना आश्चर्य की बात नहीं है। अभी लैंसेट में ही एक और स्टडी पब्लिश हुई है। स्वीडन की स्टडी है ये, जो 9 महीने बाद वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कैसी रहती है, क्या सिवियरिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इसके बारे में बात करती है। तो इस स्टडी को और समझने के लिए मैंने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अवरिल वत्स से। तो डॉक्टर, स्वीडन की ये स्टडी है जिसमें 9 महीने के अंदर वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या रहता है, मौतों का आंकड़ा क्या रहता है, उन सारे ट्रेंड के बारे में इस पर बात की गई है। तो सबसे पहले तो इसके मेथड के बारे में समझना चाहूँगी, किस तरह के मेथड को अपनाया गया है स्टडी में। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो स्टडी की गई है, ये पहले तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही बड़े लेवल पर ये स्टडी की गई है और इसकी बैकग्राउंड ये है कि छोटी छोटी जो स्टडीज़ यूके, स्कॉटलैंड या बाकी जगहों से जो स्टडीज़ हुई थी, उसमें वैक्सीन की दो डोजेस की जो एफिकेसी है उसके बारे में कुछ अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आई। तो ये जो स्टडी थी, ये उन सब जो कमियां रही उनको एड्रेस करने के लिए पूरी स्वीडन की जो एंटायर पॉपुलेशन को आप कहिए कि उसको कवर करती हुई ये स्टडी है। और इस स्टडी में 2 अलग अलग चरण थे, लेकिन इसमें आप ये मानिए कि तकरीबन 9 लाख के करीब जो मैच्ड इंडिविजुअल्स थे वो कवर होते हैं और अदरवाइज जो वैक्सीनेटेड हैं, और अदरवाइज बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड का कंपैरिजन होता है। फिर जेंडर के बेस पे कंपैरिजन किया जाता है, एज के बेस पे किया जाता है, इवन आपकी जो एजुकेशन का लेवल है उसके बेस पे भी कुछ रिजल्ट्स सामने आते हैं। और जहाँ पे आप रह रहे हैं, स्वीडन में रहे हैं, मतलब जन्मे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी डिटेल में मैं कहूँगा कि जो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया वो है। और इसमें इन्होंने कंपेयर किया कि जो पॉपुलेशन है जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगी है, उनमें किसी भी सिविरिटी का इन्फेक्शन कैसा रहा, और उनमें सीवियर डिजीज़ कैसी रही, फिर उसमें डेथ कैसी रही, और ये सब जो अनवैक्सीनेटेड थे उनके साथ कंपेयर किया गया अक्रॉस द कंट्री। और ये जो था पूरा का पूरा, जैसा आपने कहा, ये 9 महीने तक वैक्सीन की एफिकेसी को स्टडी करने के लिए किया गया। तो ये मोटा मोटा ये मेथडोलॉजी थी इस स्टडी की फॉलो करने के लिए। जी डॉक्टर, तो और फाइंडिंग्स क्या रही इस स्टडी के वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को लेकर? ये ओवरऑल क्या बात कहती है, क्योंकि ये बात रेपिटेटिव है, लेकिन 9 महीने बाद वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का कम होना, ज़्यादा होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार अगर आप इसकी फाइंडिंग्स बता सकें। तो संक्षिप्त में इसके जो ट्रेंड की बात करूं, तो जैसा आपने पहले पूछा कि ट्रेंड, देखिए मोटा मोटा ये रहा कि जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो इफ़ेक्टिवनेस है वैक्सीन की, वो एक 4 महीने के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। और हाँ, मैं ये भी कहना भूल गया पहले कि इन्होंने अलग अलग 3 जो वैक्सीन हैं, 2 mRNA की और जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, वो तीसरी वैक्सीन, जो ये तीनों वैक्सीन का भी देखा कि इनके अलग अलग असर कैसे रहते हैं। तो मोटा मोटा ये देखा गया कि जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से बचाव है वो तो कम होता ही है शुरू में, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन और सिविरिटी या डेथ जो है
उस पे भी एफ़िकेसी कम होती है, लेकिन उसकी जो एफ़िकेसी है वो इतनी कम नहीं होती है जितनी कि इन्फेक्शन की होती है, डिफ़रेंट डिफ़रेंट सिविरिटी के। तो जो मोटा-मोटा ट्रेंड था वो बिल्कुल यही था, लेकिन हम आगे बात करेंगे कि इनमें जो थे फिर भी अलग-अलग वैक्सीन के एज ग्रुप वगैरह के काफ़ी डिफरेंसेस पाए गए। जी, फाइंडिंग्स तो इसकी काफ़ी डिटेल रही हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये फाइंडिंग कि जो वैक्सीनेटेड लोग थे वो ज़्यादा वो स्वीडिश बॉर्न थे, वहीं पे जन्मे थे। उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा पाई गई जिन्होंने ज़्यादा वैक्सीन्स ली हैं, और तीसरा उनमें एजुकेशन लेवल जो था वो हायर था बजाय उनके जो जो अनवैक्सीनेटेड रहे। दूसरा ये भी पाया गया कि वैक्सीन की जो एफ़िकेसी है वो 15 दिन से लेकर 30 दिन तक तो 92% के करीब रह रही है। और उसके बाद 30 डेज़ से 60 डेज़ तक, मतलब 1 से 2 महीने के बीच में वो 90 से कम हो जाती है, मार्जिनली 88% के करीब आ जाती है। लेकिन जब 5-6 महीने निकल जाते हैं तब तो वो एज़ गुड एज़ नॉन एक्जिस्टेंट हो जाती है। तब वो कम होकर आप ये जानिए कि 25-30% पे नीचे आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें उसमें फाइंडिंग रही है कि 6 महीने 7 महीने के बाद डबल डोज़ की जो वैक्सीनेशन की जो एफ़िकेसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका मोटा-मोटा जो फाइंडिंग अगर फिर से वही समराइज़ वाली ही बात है तो ये है कि जो वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस है, उस पे जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत सिग्निफिकेंटली होता है कि किस तरह की वैक्सीन है, एमआरएनए है या कोविशील्ड टाइप वैक्सीन है, लेने वाले की एज कैसी है, उनका जेंडर क्या है और उनमें और कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं। सिर्फ़ अस्थमा एक ऐसी कोमॉर्बिडिटी थी जिसका कुछ असर नहीं पाया गया इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर, लेकिन बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ थी उसने वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को कम ज़रूर किया है। और अगेन 1 महीने तक तो सब में ब बढ़िया रहती है, लेकिन फिर उसके बाद 2 महीने के बाद थोड़ी और कम हो जाती है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो ड्रॉप आते हैं वो आप ये देखिए कि तकरीबन 2 महीने के बाद और स्पेशली जब 4-5 महीने निकल जाते हैं उसके बाद जो वैक्सीन है वो काफ़ी सीवियर ड्रॉप में जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, तो क्या ये वैक्सीन का जो इनइफेक्टिवनेस है वैक्सीन के टाइप पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आपने कौन-सी वैक्सीन लगवाई है, उसके हिसाब से ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस घटती-बढ़ती है? जी, अगर हम वैक्सीन की जो टाइप्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स रहे हैं इफ़ेक्टिवनेस को लेकर। जो फाइज़र की वैक्सीन है, उसका जो शुरू के 15 से 30 दिन थे उसमें तकरीबन 92% इफ़ेक्टिवनेस बनी रहती है और वो कम हो जाती है टू 47%, 47% रह जाती है जब तकरीबन आप ये जानिए कि 4 से 6 महीने जब निकलते हैं उसके बीच में 47% रह जाती है। और उसके बाद तो सिर्फ 23% रह जाती है अगर हम 7 महीने का समय निकाल देते हैं। तो 7 महीने बाद जो फाइज़र की है वो 7 महीने के बाद बस वो 23% जो कि तकरीबन ना के बराबर ही है, रह जाती है। जो एमआरएनए की मॉडर्ना वाली जो वैक्सीन है उसकी जो कम होने की जो तीव्रता है वो थोड़ी धीमी थी, तो वो बेहतर वो साबित हुई है। उसमें शुरू में जो पहला 15 से 30 दिन का समय था उसमें 96% वो बचाव कर रही थी। उसके बाद वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो सिर्फ़ 59% पे आ जाती है। और लेकिन 181 दिन लगा लीजिए या जैसा हम कहें कि तकरीबन 6 महीने बाद उसमें भी जो कमी है वो बढ़ती जाती है, उसमें ड्रॉप आता जाता है, लेकिन ये ड्रॉप फाइज़र के मुकाबले कम है। लेकिन हमें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हमें दिमाग में रखनी है इंडिया के हिसाब से वो है कि कोविशील्ड में जो ड्रॉप देखा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत भारी है। कोविशील्ड में जो शुरू में जो होता है 2 डोज़ अगर कोविशील्ड की लेते हैं तो सिर्फ 68% 68% ही बचाव है शुरू के 15 से 30 दिन में। उसके बाद जब 100 तकरीबन 120 दिन निकलते हैं, मतलब 4 महीने के बाद कोई डिटेक्टेबल इफ़ेक्टिवनेस पाई ही नहीं जाती डबल डोज़ की, दो जो हम डोज़ लेते हैं कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड के चलते ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि 4 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है, वो ना के बराबर है। तो ये हमें इंडिया के हिसाब से, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो कोवैक्सीन है उसका कोई इंटरनेशनल डाटा नहीं है, इंडिया से डाटा नहीं है, तो उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कोविशील्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा दी गई है, तो वो थोड़ी चिंताजनक बात है कि 4 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है वो ना के बराबर है।
जी, मेरी जो वैक्सीनेशन हुई है उसमें मेरी पहली 2 डोज़ेज़ जो थी वो कोविशील्ड की थी और मेरा अभी बूस्टर लग गया है वो mRNA वैक्सीन का लगा है। तो मेरा ये मतलब 6 महीने 7 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है जो दूसरी स्टडीज़ थी इसमें तो इन्होंने मिक्स वाली वैक्सीन्स का देखा नहीं है। जो दूसरी स्टडी थी उसमें तकरीबन 90% के करीब जो है इफ़ेक्टिवनेस है वो भी शुरू के 1-2 महीने की है और ख़ैर मुझे अभी 3-4 महीने हो गए हैं बूस्टर लगे हुए। तो मेरी भी जो इम्यूनिटी है वो या प्रोटेक्शन है वो शायद नीचे ही जा रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा-सा डिफरेंट है जो इस स्टडी में पाया गया है। ठीक है, और क्या इसका लेना-देना कुछ एज ग्रुप्स, जेंडर और बाकी चीज़ों से भी है कि अगर मैं वुमेन हूँ, अगर मैं मेल हूँ, तो वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस इतने महीने रहेगी, इतने महीने बाद घटनी शुरू हो जाएगी? जी, बिल्कुल इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें एज ग्रुप्स का है, जो अगर 80 से ऊपर के लोग हैं, उनमें जो हम इसको वेनिंग ऑफ द इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी का कम होना है, वो बहुत ज़्यादा पाया गया है। उनमें प्रोटेक्शन फिर से ना के बराबर हो जाती है 4-5 महीने के बाद। जेंडर पहली बार देखा गया है कि जेंडर में जो मेल जेंडर है, उनमें 4 महीने के बाद जो वेनिंग है, जो कम होना है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है प्रोटेक्शन। लेकिन जो फीमेल जेंडर है, उसमें प्रोटेक्शन जो है वो जारी रहती है और साथ में जो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ में भी जो प्रोटेक्शन है वो कम होती है। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटेक्शन पे असर पड़ रहा है। जी, जो हॉस्पिटलाइज़ेशन और डेथ्स के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, वो उतनी तेज़ी से कम नहीं होती है, जितनी तेज़ी से जैसे हम कहें कि सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की कम होती है। और ये सारी जो वैक्सीन्स हैं, वो हॉस्पिटलाइज़ेशन और डेथ से हमें बचाव कर रही हैं और ये स्टडी भी वही चीज़ दिखाती है। और उसमें भी अगर हम डिटेल में जाते हैं, तो ये पाया जाता है कि जैसे-जैसे समय बीतता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो शुरू के 1 महीना है उसमें बहुत हाई लेवल की प्रोटेक्शन है, अगले 2 महीने में और कम हो जाती है, उसके अगले 3-4 महीने में और कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी कम नहीं होती जितनी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन में वो कम हो रही थी। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे-जैसे हम 40, 50, 60, 70, 80 इन एज ग्रुप्स में जाते हैं, तो प्रोटेक्शन जो है विद टाइम हॉस्पिटलाइज़ेशन और सिवियरिटी ऑफ डेथ से वो भी कम होती जाती है। जैसे-जैसे ये सब पैरामीटर्स जाते हैं, अगर हम दोनों ग्रुप्स वैक्सिनेटेड और अनवैक्सिनेटेड को ऐसे कंपेयर करते हैं तो। अच्छा डॉक्टर, ये सब तो इन्फेक्शन से वैक्सीन का जो है इनइफेक्टिवनेस का पता चला, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स की बात करें तो वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव पाई गई इस स्टूडेंट की स्टडी में? तो ये एक नुआंस्ड पिक्चर उभर के सामने आती है। जस्ट एक काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा अगर बहुत डिटेल में जाएँगे तो, लेकिन अगर एक ही एग्ज़ाम्पल दूँ कि हॉस्पिटलाइज़ेशन और डेथ से जो बचाव है, अगर हम 6 महीने बाद देखते हैं, तो जो वो हमें याद रखिए कि वो 88-92% के करीब था वो बचाव, जब शुरू में 15 से 30 दिन होते हैं सेकंड डोज़ के बाद। लेकिन जब हम 6 महीने बाद इसके ऊपर नज़र डालते हैं, तो अगर आप मेल हैं, तो वो कम होकर 92 से 17% पे आ रहा है। अगर वुमेन हैं, फीमेल्स हैं, तो उनके लिए अभी भी 34-35% रेट जो है वो बचाव का है। और अगर आप 80 साल से कम हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, 80 साल से कम है तो बचाव फिर भी 33-35% है। लेकिन आप अगर 80 साल से ऊपर हैं और आपने 2 डोज़ लगाई हैं और 6 महीने हो गए हैं दूसरी डोज़ को, तो वो कम होकर सिर्फ़ 5% रह जाता है। और अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, अगर सिर्फ़ कोमॉर्बिडिटी को देखते हैं हम, तो वो उसमें उसके साथ फिर कुछ ऐज का लेना-देना नहीं है, लेकिन मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो सिर्फ़ 15% ही बचाव जो है वो रह जाता है 6 महीने के बाद हॉस्पिटलाइज़ेशन और डेथ के अगेंस्ट। तो इसका अगर सार यही है कि 6 महीने के बाद आपने अगर 2 डोज़ जो ली हुई हैं, वो आपको सिवियरिटी और जो हॉस्पिटलाइज़ेशन है उससे और जो डेथ है उससे जो बचाव है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है, स्पेशली अगर आप एल्डरली हैं, मेल हैं और 6 महीने से ऊपर निकल गए हैं। तो क्या इस स्टडी से ये समझें कि आने वाले दिनों में जो थर्ड वैक्सीन है उसकी ज़रूरत सभी देशों को पड़ने वाली है, अगर किसी देश ने अभी इस पर काम करना शुरू नहीं किया है तो? जी, देखिए ये जो स्टडी है ये मतलब जैसा हमने कहा कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे स्टडी है, लाखों लोगों को इन्होंने देखा है और स्वीडन की एंटायर पॉपुलेशन को कवर किया, बहुत अच्छे तरीके से वैक्सिनेटेड वर्सेस अनवैक्सिनेटेड के कई पैरामीटर्स को मैच अप किया, एज ग्रुप्स को देखा, काफ़ी पैरामीटर्स को देखा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हालाँकि एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि जब हो चुकी है बात,
उसको समझने की कोशिश की है कि पहले कैसे हुई है हिस्ट्री में। अगर हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि आज हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं और उसको हम आगे आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में स्टडी करते हैं कि उसका क्या असर रहा। ये हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो इसका थोड़ा वैल्यू रैंडमाइज से कम होती है, लेकिन ऐसी स्टडीज ऑब्जर्वेशनल ही होंगी। तो लेकिन ये बहुत बड़ी लेवल पे है और ये एविडेंस क्लियर दिखाता है कि हमें बूस्टर्स की 2 डोज के बाद बूस्टर की ज़रूरत डेफिनेटली है। और जैसे-जैसे एज बढ़ रही है उस हिसाब से तो बिल्कुल है, और अगर मेल हैं तो उस हिसाब से बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने जो बात की कि इसकी जो ज़रूरत है थर्ड डोज़ की वो पड़ने वाली है, ये बिल्कुल जैसा हम बात कर ही रहे हैं, हम पिछले आई थिंक 2-3 महीने से हम बात कर रहे हैं कि बूस्टर्स की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ेगी सबको। ये अब थोड़ी वो प्रॉब्लम वैक्सीन इनिक्विटी के चलते भी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो भी अब सामने और बड़ी बन जाएगी, क्योंकि बहुत देश हैं जिनको तो अभी फर्स्ट डोज़ भी नहीं लग पाई है और थर्ड डोज़ की भी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पास ओमिक्रॉन है, जिस तरह से फैल रहा है, कुछ और भी नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये हमेशा ही चेताया है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है और नए वेरिएंट्स बिल्कुल आ सकते हैं, और जैसे-जैसे ट्रांसमिशन होता रहेगा तो वो क्या रंग लेके आते हैं हमें नहीं मालूम। तो बूस्टर्स जो हैं वो हमारा फिर से बड़ा हथियार है अब, और वो हमें ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी उसकी। और जैसा हम देख रहे हैं, स्टडी ने बिल्कुल ज़ाहिर किया है कि रिस्क ग्रुप्स तो हैं ही हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले भी हैं, लेकिन ये सभी को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर हमने जैसा अभी इंडिया में हर किसी को बूस्टर नहीं शुरू किया है तो अगेन वी विल बी लैगिंग बिहाइंड, वी विल बी कैचिंग अप, और उसमें नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो जो अभी वेव चल रही है इसमें भी हमें बुरे असर, पता नहीं कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, तो बुरे असर हमें देखने पड़ सकते हैं। और अगर किसी देश ने, जैसा आपने कहा कि बूस्टर पे काम शुरू नहीं किया है, तो सबसे पहले तो डबल डोज़ पूरी की जाए मैक्सिमम लोगों की। मतलब जैसा हम कई बार इस प्रोग्राम के माध्यम से हम रख चुके हैं बात, कि डबल डोज़ जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, और साथ ही साथ जो बूस्टर्स हैं वो भी मिक्स एंड मैच वाले हों तो और भी बढ़िया है। अदरवाइज़ बूस्टर्स भी साथ के साथ रोल आउट किए जाएँ, क्योंकि हमें सिर्फ ओमिक्रॉन वेव को ही नहीं झेलना है और उससे ही नहीं लड़ना है, हमें आने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी तैयार रहना है, और वो तैयारी हम हमेशा आज ही कर सकते हैं। 4-6 महीने में डिले करेंगे तो उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। और एक सवाल डॉक्टर जो हर एक स्टडी के साथ जुड़ता है, वो है उसकी लिमिटेशन। तो किन-किन लिमिटेशन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस स्टडी में? जी, बिल्कुल। इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि हर स्टडी में अपनी-अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और इसमें भी कुछ हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि ये स्वीडन की पॉपुलेशन है, उनके जो डेमोग्राफी है वो उसमें एल्डरली कितने हैं, ओल्ड एज ग्रुप कितना है, यंग पॉपुलेशन कितनी है, वो डिफ़र करेगा। और ये जब हमने पहले भी बात की है कि हर कंट्री का अपना एक नुआंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। और जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हैं, तो वो एक लिमिटेशन रहेगी इसको ब्लैंकेट इम्प्लीमेंटेशन से रोकने के लिए। दूसरा ये कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अनवैक्सीनेटेड में भी बहुत हुआ होगा जो अनडिटेक्टेड जाता है, तो वो भी ये रिजल्ट्स को थोड़ा कंफाउंड करता है, क्योंकि वो लोग जिनमें इन्फेक्शन हुआ है वो, और लेकिन हमने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन रियलिटी तो उनकी बॉडी उसी तरह से एक्ट करेगी जैसे कि पहले इन्फेक्शन हुआ हो। तो वो भी जो ये रिजल्ट्स होते हैं उनमें ये असर करता है। जो इस स्टडी में डेफिनेशंस थी, वो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। जैसे 30 दिन में किसी भी इन्फेक्शन होने के 30 दिन में कभी भी डेथ होती है तो उसको इसमें काउंट कर लिया गया। तो वो एक ब्रॉड क्राइटेरिया लेके चलाए गए। वो भी एक लिमिटेशन इसमें मानी जाती है। और उसमें जब हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस लेके आते हैं तब उससे हमें ज़्यादा जो है मालूम चलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्टडी जो है स्वीडन की पॉपुलेशन पे हुई है, और ये इसकी वैलिडिटी तभी और बढ़ेगी जब बाकी देशों से भी सिमिलर स्टडीज़ आएंगी, तो ये जो फैक्ट है वो इस्टेब्लिश होगा। और जो बहुत बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि ये स्टडी ओमिक्रॉन को जब ओमिक्रॉन ने हिट किया दुनिया में उससे पहले की है। तो ओमिक्रॉन को कैसे ये वैक्सीन्स हैं वो कैसे असर करती हैं, तो वो हमें अभी नहीं मालूम रहेगा। और ये सबसे बहुत लिमिटेशन कह लीजिए आप रिसर्च की। हालांकि इतनी तेज़ी से रिसर्च हो रही है, लेकिन इतनी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, और उसके बारे में हम कैचअप नहीं कर पाते। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी बहुत बड़ी, कि ओमिक्रॉन से जस्ट पहले की स्टडी है। तो इसका फॉलोअप होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, कि अगर हमें ओमिक्रॉन वेव्स जो चल रही हैं उसी के
दौरान इसका फॉलोअप अगर आ जाता है देन दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जी, और आपके हिसाब से ये स्टडी कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है जब हम पैंडेमिक को अभी भी डील कर रहे हैं और ऐसा अनुमान भी है कि कोविड के और बड़े वेव्स का हमें अभी सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हम पैंडेमिक से अभी डील कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल नंबर्स देखें, केस लोड देखें, डेथ्स देखें तो सब कुछ बढ़ ही रहा है। तो पैंडेमिक हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर, वायरस हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर। इफ एनीथिंग तो वायरस अभी नए वेरिएंट्स बन रहे होंगे, ट्रांसमिशन चल रही है, तो वो तो अभी बिल्कुल चल रहा है। ये जो स्टडी है, हालांकि इसने मोर और लेस वही बातें कही हैं जो पहले हमें जिसका अंदेशा था, लेकिन इसका जो एविडेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़े लेवल का एविडेंस है और काफ़ी नुआंस्ड एविडेंस है। तो इसको लेकर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी पॉलिसी डेफिनेटली बनानी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, हालांकि हर कंट्री की नुआंस्ड अप्रोच होनी चाहिए लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन ये जो इंडिकेशन दे रही है ये स्टडी, ये क्लियर है कि बूस्टर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑफ बिग हेल्प। और हाँ, अनलेस एंड अनटिल ओमिक्रॉन के ऊपर कोई नई स्टडी आती है जिसमें कि ये दिखा दिया जाए कि उसकी उनकी ज़रूरत ही नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट टिल दैट एविडेंस कम्स, हमें ये मान के चलना चाहिए कि बूस्टर्स आर गोइंग टू हेल्प। तो ये उस मामले में एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू ही कहूँगा मैं कि इतने बड़े लेवल की लाखों लोगों के ऊपर 9 महीने की स्टडी जो है, जो कि लॉन्गेस्ट स्टडी है वैक्सीन एफिकेसी की अभी तक की। जैसा जैसा समय बीतेगा हमें अगले 12 महीने की, फिर 1.5 साल की भी स्टडीज़ आएंगी, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी स्टडी है और हमारे लिए एक एविडेंस सामने रखती है। और होपफुली पॉलिसी मेकर इसको सीरियसली और बड़ी जल्दी इस पे एक्ट करेंगे। अब पैंडेमिक में हमने पहले बात की कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। कई बार डिसीजंस थोड़े ऊपर नीचे गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने टाइम अगर डिले कर दिया तो हमारा वो डिसीजन एज इट इज़ गलत ही है। तो इस एंगल से दिस इज़ वेरी क्रूशियल। और जैसा आपने कहा कि नए वेरिएंट्स आ सकते हैं, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी सबको रिमाइंड करवाने के लिए, याद करवाने के लिए कि बिल्कुल नए वेरिएंट आ सकते हैं। हमने जब अल्फ़ा वेव थी, उसके बाद अभी डेल्टा वेव थी, उसके बाद भी हमने कहा कि दिस इज़ इट, ख़त्म हो गया। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, अभी भी हम कह रहे हैं कि ये तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फैल रहा है, कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी का हमें मालूम नहीं है कि अभी दिख रहे हैं लॉन्ग कोविड के केसेस, तो ये अभी चल रहा है। और जैसा ये स्टडी बताती है, जो 60, 70, 80 के ऊपर के लोग हैं, उनकी 2 वैक्सीन लगी हुई हैं, वो एट रिस्क हैं। जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो तो बिल्कुल ही एट वेरी हाई रिस्क हैं अभी भी कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से। तो दिस इज़ ऑन गोइंग और अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। टिल एवरीवन इज़ टोल्ड ऑफिशियली कि ये ख़त्म हो गया है। आप इसको लाइटली ले सकते हैं तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। और मास्क हमारा बहुत बड़ा हथियार है। लेट्स ऑल कंटिन्यू यूजिंग इट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। आज के कोरोना कवरेज को फिलहाल यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।